रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी। ओके जी, इस प्राइम का हमने फंक्शन बनाना है। इस प्राइम का फंक्शन क्या होता है? इस प्राइम का फंक्शन ये होता है कि हम ये कहेंगे कि कोई भी नंबर प्राइम कब होता है। जब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कह देता है एन की वैल्यू है 13, ठीक है, अब बताओ कि क्या एन प्राइम है कि नहीं। अच्छा, अब एन प्राइम होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा? अगर मैं एन को कहाँ से लेकर, टू से लेकर कहाँ तक, 12 तक तमाम नंबर्स के साथ डिवाइड करूं और किसी पर भी वो डिवाइड ना हो तो वो प्राइम नंबर होता है। ठीक हो गया? अगर मुझे कहो कि बताओ जी एन की वैल्यू, मैं मिसाल दे रहा हूँ 35 है, चलो 35 है, तो हम क्या करेंगे, टू से लेकर 34 तक तमाम नंबर्स के साथ उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर वो किसी पर डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम होगा। ठीक हो गया? समझ आती है बात? जी। यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, देखिए आप मुझे एक नंबर भेजोगे, ये इस प्राइम का फंक्शन है, इसको आप एक नंबर भेजोगे n, ठीक है, और वो जो आप नंबर भेजोगे वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि हम जो नंबर हम भेजेंगे वो n में आ जाएगा। हमने बताना है कि ये प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने लूप चला दी, i की वैल्यू 2 से स्टार्ट की है और i की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, लेस देन n जा रही है। सपोज करते हैं अगर n की वैल्यू 35 थी तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी? जी, 2 से 34। 2 से टू 30। से 34 तक सर। अच्छा, अगर n की वैल्यू फॉर एग्जांपल होती 15 तो कहाँ से कहाँ तक जाती? 14 टू तक। 2 से 14 तक। तो हमने एक काम तो कर लिया कि हमने लूप को कहाँ से कहाँ तक चला दिया, 2 से लेकर उस नंबर से लेस लेस तक तो हमने लूप चला दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि वो नंबर, जो भी नंबर n है, वो इस नंबर पे फुली डिविजिबल है कि नहीं। कब डिविजिबल होता है? जब हमने, जैसे देखो मैं ये लिखता हूँ n मॉड 2, इसका क्या मतलब होता है कि क्या n 2 पर फुली डिविजिबल है कि नहीं। ऐसे ही होता है ना, याद है? यस सर। अच्छा, इसी तरह अगर आपने ये चेक करना हो कि n 3 पर फुली डिविजिबल है कि नहीं तो आप यूं लिखेंगे। 4 का चेक करना हुआ तो आप यूं चेक करेंगे। 5 का चेक करना हुआ तो यूं चेक करेंगे। 6 पर यूं चेक करेंगे। तो इसी की बजाय अगर मैं यहाँ पर i लिख दूं तो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 2 है, तो ये पहले n को 2 पर डिवाइड करके चेक करेगा, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर एंड देन 6 पर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर C प्लस प्लस, यहाँ मैंने एक काउंटर लिया। ठीक है, काउंटर लिया और काउंटर को क्या कर दिया, 0 से इनिशियलाइज किया था। यहाँ पे मैंने काउंटर में इंक्रीमेंट कर दिया। देखिए, याद करें मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम कोई कंडीशन के अंदर काउंटर लगाते हैं तो काउंटर की वैल्यू लूप से बाहर आके हमें क्या बताएगा। अब फॉर एग्जांपल काउंटर की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 1 है, इसका क्या मतलब होगा, ये कंडीशन हमारी कब ट्रू होगी, अगर ये वाली कंडीशन एक दफा ट्रू हुई तो काउंटर में कितनी दफा इंक्रीमेंट होगा। ओ भाई, अगर ये n मॉड आई इक्वल, एक दफा होगा। अगर ये एक दफा ट्रू हुई तो c में एक का इंक्रीमेंट होगा। अगर n मॉड, अब फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं, n की वैल्यू कर लेते हैं 15, चलो जी। अब ये लूप कहां से कहां तक चलेगी, i की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 14 तक। 2 से लेकर 14 तक जाएगी। अच्छा, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 15। ठीक है, याद रखें n की वैल्यू क्या है, 15। अच्छा, 15 मॉड 2 इक्वल्स टू 0, ट्रू आएगा फॉल्स, फॉल्स ना। फिर 3 पर चेक, अब 15 मॉड 3, ट्रू आएगा। अच्छा एक ट्रू हो गया। 4 पर, फॉल्स। 5 पर, ट्रू। 6, 7, 8, 9, 10, बाकी किसी पे ट्रू नहीं होगा। नहीं। अच्छा, जब ये किसी पे बाकी ट्रू नहीं हुआ तो कितनी दफा ट्रू हुआ, टू टाइम। टू टाइम। 2 टाइम। लूप से जब बाहर आओगे तो, जब लूप से शाबाश बाहर आओगे तो c की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। c की वैल्यू 2 होने का मतलब ये है कि दो ऐसे नंबर्स थे जिस पर 15 डिविजिबल है। ऐसा ही है? यस सर। तो अगर जो 15 है वो दो नंबर्स पर डिविजिबल है, इस बात का क्या मतलब है, क्या 15 प्राइम है? नो सर।
अच्छा एक और प्राइम नंबर लिखते हैं, यहाँ 13 हमने ले लिया। अब बताओ ये लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 से लेकर वैल्यू बता 12 तक। अच्छा अब जरा सोचना है, 13 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो क्या होगा? फॉल्स फॉल्स आएगा। 3 पर फॉल्स 4 5 6 7 8 9 प्राइम नंबर है सर। तो कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। नहीं होगा। नहीं हो यस सर। तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी? 0। जीरो। अब देखो, अगर मैं ये कह सकता हूं, अगर लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पर काउंटर की Yes, sir. वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब है कि किसी ने भी उसको n को डिवाइड नहीं किया। नहीं अगर किसी ने n को डिवाइड नहीं किया, इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है? प्राइम है। इस फंक्शन का क्या का नाम है? इज प्राइम। तो इसने हमने क्या Yes, रिटर्न sir. कर दिया? रिटर्न ट्रू कर दिया। इसी तरह अगर वो प्राइम नहीं है, मतलब अगर काउंटर की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी है, 1 पे डिवाइड हुआ है, 2 पे, 10 पे, जितने पे, तो काउंटर की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, कुछ और होगी। तो हमने यहाँ से रिटर्न क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। ठीक हो गया जी? जी क्लैरिटी है? सर इसका सिर्फ आउटपुट है सर, इसका आउटपुट ही आएगा ना? प्रोग्राम भी आ सकता है, ये तो आपको कोड लिखना आना चाहिए ना। यस सर। कोई शक कोई Yes. शुबा? नो सर। आप देखें, आपसे अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मतलब लाजमी नहीं है कि ये पेपर में आए, लेकिन वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि मेन फंक्शन है ये, ठीक है, कि आप अब जरा गौर से देखिए, फॉर i equals to 1, i is less than for example 100, i plus plus। अब ये कोड क्या कर रहा है? i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से 100 तक। 99। अब देखो मैं इसके अंदर लिखता हूं इज प्राइम i, और इसके बाद देखो अगर मैं यहां लिख दूं सी आउट i। अब बताओ ये कोड क्या कर रहा है? 1 से 99 तक प्राइम चेक कर रहा है। 1 से Yes, sir. लेकर 99 तक जितने नंबर्स प्राइम है उनको प्रिंट कर देगा। अब ये 1 से 100 तक कर देगा। कोई आपको Yes, कहते 50 से लेकर 150 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको प्रिंट करा दें, तो ऐसे हो जाएगा। यस कोई आपसे ये पूछ ले, बताओ 1 से लेकर 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? काउंटर प्लस प्लस कर दो और लूप से बाहर आके काउंटर प्रिंट कर दो। समझ आती है बात? यस सर। सर इसमें सिर्फ सिंपल प्राइम नंबर की बात हुई है ना? सिंपल प्राइम ही होता है, और क्या होता है? मतलब सर वहां पर तो डिविजिबल हो रही थी ना सर प्राइम नंबर से। भाई ये तो, सॉरी ओ भाई ये तो प्राइम नंबर, यही वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ इस प्राइम का। इस Yes, प्राइम का ये ऊपर मैंने फंक्शन बनाया है, यहाँ पे उसे कॉल किया है। जो अभी आपने मुझसे फंक्शन बनवाया है उसकी मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है कि इस तरह के भी हो जाती हैं चीजें। यस क्या पता इस प्राइम का ऐसा ही कोड आ जाए, क्या पता ऐसा आ जाए कि जो 3 पर डिविजिबल हैं एंड प्राइम हैं उनको प्रिंट करा दो, जो 3 पर डिविजिबल हैं और इवन भी हैं उनको प्रिंट करा दो। मतलब एनीथिंग समथिंग लाइक दिस आ सकता है। ठीक है Yes. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अल्लाह, वो तो यार एवरेज नहीं तुम्हें निकालना आती तो फिर। अच्छा जी, अबव एवरेज वाला हम फंक्शन बनाते हैं जी। ठीक है जी, आप इसे इंटीजर एरे पास करेंगे। हम एरे पास ऐसे करते हैं और एक नंबर ऐसे पास करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख Yes. दिया इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स इज लेस देन Less n, than 10. इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक हो गया? अच्छा, ये हमारी लूप चल जाएगी पूरे एलिमेंट्स पे। फिर हमने यहाँ पे एक सम निकालना है और एक हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया? तो मैंने लिख दिया सम बनाया, और सम जब भी निकालना हो उसको किससे इनिशियलाइज करते हैं? 0 से। सम इज इक्वल टू सम प्लस, किसका हमने निकालना है? Area. वैल्यूज का सम निकालना है। Area of वैल्यूज index. को एरे ऑफ इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, हमने सम निकाल लिया। एवरेज क्या होती है? सम डिवाइडेड बाय n हो जाता है। तो ये हमने एवरेज निकाल ली, रिटर्न एवरेज हमने कर दी। एवरेज की डाटा टाइप क्या हमने रखी थी? फ्लोट।
इसलिए इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या हो गई, फ्लोट हो गई। Float. ठीक हो गया। तो ये हमने एक कोड Yes. लिख दिया है जो कि हमारी एवरेज फाइंड आउट कर देता है। ठीक है, अब आपने कहा कि आप देखें मेन फंक्शन में हमारे पास यूं कुछ एरे पड़ी हुई है। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, 5 हैं, ये रैंडम कुछ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें जो नॉर्मली किस तरीके से कह दिया जाता है, उसमें आपको यूं कह दिया जाता है कि जैसे मिड टर्म में सवाल था कि जो अबव एवरेज हैं उनको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो पहले हमें एवरेज तो चाहिए, तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू, ये अबव एवरेज नहीं, फाइंड अंडरस्कोर एवरेज का फंक्शन था। ठीक है, तो Yes. मैंने यहाँ से फाइंड एवरेज का फंक्शन कॉल किया, उसको मैंने कह दिया भाई मेरे 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब ये ए के अंदर आपके पास क्या पड़ी हुई है, एवरेज पड़ी हुई है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इफ एरे ऑफ इंडेक्स यानी वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। देखो अब जरा देखो, ये मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, एरे ऑफ इंडेक्स। ठीक हो गया। अब बात को समझो, अभी मैंने वो कोड नहीं लिखा अबव एवरेज वाला, अभी मैंने ये कोड लिखा है कि ये कोड क्या कर रहा है, लूप चलाता है n एलिमेंट्स के हिसाब से, जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 है उनकी वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यानी जो 10 से बड़ी है उनको प्रिंट कर देगा ना। Yes, sir. अच्छा, कोई कहता नहीं नहीं जो 20 से बड़ी है उन्हें प्रिंट कर दो, लो 20 से बड़ी को प्रिंट कर देते हैं। कोई कहता नहीं 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 नहीं, जो जो Average. एवरेज से बड़ी है उनको प्रिंट कर दो, यानी जो अबव एवरेज है। तो जो आपने एवरेज फाइंड आउट की थी वो किस में पड़ी हुई है, ए में। ये जो आपने एवरेज फाइंड आउट करने का एक फंक्शन बनाया, उसको आपने कॉल किया, ए में एवरेज, अब आपको पता है एवरेज क्या है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन एवरेज है तो उसे प्रिंट कर दो, डन। तो अब एवरेज वाला हमारा काम हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर STR ये STR special और search का STR सवाल है। CHR एक्सप्लेन कर दें। एसटीआर और STR/CHR मैंने कल एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो में देख लें दोबारा से जाके, अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल सर्च का आपने क्वेश्चन दिया था ऑन कैंपस में, वो बता दें। कौन सा स्पेशल सर्च स्पेशल सर्च क्या था यार, वो तो यही था यार, वो तो ओह अल्लाह। अच्छा जी, वो कोड क्या था जी, स्पेशल सर्च वाला कोड क्या था कि उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था स्पेशल सर्च। ठीक है जी, एग्जैक्टली यही काम हमने उसके अंदर किया था कि भाई ये एक एरे है, उसमें n एलिमेंट्स हैं, आपने बताने थे अबव एवरेज कितने हैं, बिलो कितने हैं, और इक्वल कितने हैं एवरेज के। तो ये तीन चीजें तो मैं नहीं रिटर्न कर सकता था, तो तीनों को हमने क्या किया था, कॉल बाय रेफरेंस कर दिया था। अब देखो यहाँ पर अगर वो ये वाली वैल्यू अबव एवरेज है तो ए बी प्लस प्लस हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह एल्स इफ ये बिलो एवरेज है, एवरेज से कम है, तो बिलो प्लस प्लस हो गया। और एल्स के केस में हम कह देंगे कि क्या है, इक्वल प्लस प्लस। ये था जी स्पेशल सर्च कि कितने नंबर्स हैं जो कि उसके इक्वल हैं, कितने बिलो एवरेज हैं, कितने अबव एवरेज हैं। तो ये पहले आपने एवरेज फाइंड आउट की, वो फंक्शन कॉल करके फाइंड आउट की, आपने कंडीशन लगाई अगर वैल्यू अबव एवरेज है तो ए बी प्लस प्लस हो गया, अगर वो बिलो एवरेज है यानी लेस देन एवरेज है तो बिलो प्लस प्लस हो गया, ना वो बड़ी है ना छोटी है, इसका मतलब है इक्वल है, तो मैंने इक्वल प्लस प्लस कर दिया। ये था जी स्पेशल सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो जो बिल्स वाला था सर एसेंस का। अल्लाह यार वो तो, अच्छा जी जी, एक बिल हमने कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट अंडरस्कोर बिल। आपने उसको क्या भेजा था, आपने उसको भेजे नंबर ऑफ यूनिट्स भेजे। ठीक है जी, ठीक है। तो आपने ये क्या करता था, हमने कहा था जी इफ कुछ ऐसी कंडीशन थी कि अगर यूनिट जो हैं वो लेस देन 50 हैं तो टोटल उसका बिल क्या बनेगा, बिल विल बिकम फॉर एग्जांपल यूनिट मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जांपल 3 रुपए का यूनिट होगा। ठीक है, फिर हमने कहा
फिर हमने कहा था अगर यूनिट जो है फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 50 हैं एंड यूनिट आर लेस देन 100 फॉर एग्जांपल, तो फिर हमने क्या कहा था कि जो टोटल यूनिट थे उसमें से अगर आप 50 को माइनस कर दें, माइनस जो 50 बनते हैं उनका जो रेट है, मैं इसको यूं बना देता हूँ, लेस देन 50 इज इक्वल टू, इस केस में 50 हो जाएंगे, एंड बिटवीन 50 एंड 100 कितने हो जाएंगे, यूनिट माइनस 50। ये बात समझ आती है? पहले ये बताएं। देखिए अगर आपके नो पास सर, ये नहीं समझ आया। जी मैं बताता हूँ। देखिए आपके पास उसने कहा फॉर एग्जांपल 75 है, टोटल यूनिट कितने लगे हैं, 75। तो 75 यूनिट लगने का मतलब क्या है, वो 50 और 100 के दरमियान है। अच्छा, इस सूरत में हम ये कहेंगे कि कितने हैं जो बिलो 50 हैं, यानी 50 ही बिलो 50 हुए ना। तो मैंने एक यस सर। वेरिएबल ले लिया L5, उसमें मैंने क्या डाल दिया, चुप करके 50 डाल दिया। अब बताओ वो कितने हैं जो 50 और 100 के दरमियान है। तो टोटल 75 थे, 75 में से 50 माइनस किए, तो ये मैंने एक बना दिया है बिटवीन 50 एंड 100 के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। Yes, ठीक हो गया। sir. अब उसमें जो भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको गिवन होता है कि पहले 50 का रेट होगा फॉर एग्जांपल 3 रुपए, और जो बिटवीन 5 एंड 100 है उनका रेट है फॉर एग्जांपल 10 रुपए। तो ये आपका बिल कैलकुलेट हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह अगर वो कोई कह देता है कि नहीं जी, अगर उसका जो है वो 100 से ऊपर हो, फॉर एग्जांपल अबव 100 हो, उस सूरत में रेट क्या होगा, अब वो समझेंगे। अब बात को जरा समझना, 50 और बिलो 50 भी 50 हो गए, 50 और 100 के दरमियान भी 50 हो गए, अबव 100 कितने हो गए, जो टोटल यूनिट थे उसमें से 100 माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल 125 थे ना, तो पहले 50 का रेट होगा तुम्हारा 3 रुपए, इन 50 का रेट होगा 10 रुपए, और जो अबव 100 हैं उनका उसने कोई रेट दिया हुआ होगा ना आपको, उसका रेट उसने 20 रुपए दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल। निकल आया? क्लियर जी? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर sorting सॉर्टिंग भाई कल बहुत अच्छी डिटेल में कराई थी। वो 2D एरे का 2 इंटीजर एरे का वो किस तरह आएगा प्रोग्राम, क्वेश्चन किस तरह होगा? ये तो नहीं मैं बता सकता कि किस तरह का क्वेश्चन। नहीं पेपर वाला ना बताए, कोई और बता दे। ये तो ऐसे सवाल ना पूछे ना, मिलता जुलता आपने जो कुछ सवाल आपको आप समझ में आता है आप सवाल पूछे। सर कल करवा दे, आपने जो इम्पोर्टेंट है वो करवा दे। सॉरी सर कल आपने 2D एरे में से हमने पूछा था वो डायगोनल वाला कि मतलब डायगोनल हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो उसमें कंडीशन लगती थी i इक्वल टू j, और अगर हमने वो दूसरा जो राइट डायगोनल फाइंड करना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या लगेगी? अच्छा एक सेकंड है। अच्छा अच्छा देखो, ये स्क्रीन नजर आ रही है? एक मिनट, यस सर। एक्सेल नजर आनी चाहिए थी ना। हाँ जी, अब एक्सेल की फाइल नजर आ रही है सबको? Yes, यस sir. सर। अच्छा देखें यहाँ पर, अच्छा अब इसको आपने ना जरा गौर से देखना है कि एक्चुअली जो लेफ्ट डायगोनल होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक ये होता है, अच्छा ये कौन सा है, रो 0 कॉलम 4, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा उसके बाद क्या होता है 1,3, सही हो गया। फिर क्या होता है 2,2, 2 फिर क्या होता है 3,1, 3, 3 1
और ये क्या हो जाता है 4 4, कॉमा 4 0 कॉमा ठीक है। 0 याद रखें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। इक्वल। अच्छा, अब इसमें देखें हम ये कह रहे हैं कि रो हम, अब जरा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रो को, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ कॉलम को। रो हमारे पास 0 1 2 1 3 2 4 3 4 थे। 4 कॉलम क्या जा रहा था? 4 3 4 2 3 2 1 1 0 2 1 एंड 0, 0 ठीक है। तो yes क्या sir. मैं ये कह सकता हूँ रो इक्वल्स टू 4 माइनस कॉलम? अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो कॉलम बना ना, Yes, sir. एक्चुअली तो कॉलम को गौर से देखें, कॉलम की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी? 4 कॉलम की sir. वैल्यू 0 होगी ना, जब कॉलम की वैल्यू जब 0 4 होगी। अब जरा देखें, कॉलम की वैल्यू जब 4 होगी तो 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 0। रो की वैल्यू 0 तो yes sir. जब रो की वैल्यू 0 होगी और कॉलम की 4 होगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। ये देखो ना इक्वेशन, Yes, इस sir. इक्वेशन को समझे। आप देखो 4 अगली दफा कॉलम की वैल्यू क्या होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। 3 4 होगी माइनस होगी 3 होगी तो 4 माइनस 3 हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? 1। एक मिनट ठहरो, ये गलत मैंने लिखा है, इसको हमें यूं लिखना चाहिए, कॉलम -4 4 माइनस रो इक्वल्स टू कॉलम। जी, इस बात को जरा समझे। देखो कॉलम की वैल्यू, अब गौर से देखना, अब मुझे आपने ना कॉलम की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके ऊपर यहाँ पर मेरे पास आंसर 4 माइनस रो का आंसर क्या आ जाए? या यूं समझो 4 3 2 1 0 यूं चाहिए यार, चलो यूं समझ लेते हैं, मुझे ये चीज चाहिए। आप मुझे बताओ कि मुझे इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? वही इक्वेशन -1 इंटू रो, इसमें -1 इंटू रो में क्या एड सब्ट्रैक्ट करूं? -1 इंटू रो इज, रो की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है, -1 इंटू 0 इज 0। इसमें क्या एड सब्ट्रैक्ट करूं कि ये 4 बन जाए? +5 +4 होगा प्लस 4 4 ना, 4 वो 0 बनता है ना। yes sir. तो ये क्या बन गया? -1 इंटू रो मीन्स माइनस रो, और 4 यानी इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ और इसको 4 माइनस रो करके भी लिख सकता हूँ। समझ आइए बात कि नहीं आई? यस सर। यस तो डायगोनल की कंडीशन क्या है? इफ 4 माइनस रो इक्वल्स टू कॉलम, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट डायगोनल। तो दो कंडीशंस हमने सीख ली हैं, एक है इफ रो इक्वल्स टू कॉलम, और एक है 4 माइनस रो इक्वल्स टू कॉलम। जब हम इसकी बात करेंगे ये वाले की, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है। yes sir. और अगर मैं इस वाले की बात करूंगा जो नॉर्मल डायगोनल होता है, तो उसमें हम किसकी बात करेंगे? रो इक्वल्स टू कॉलम। कॉलम। जी, क्लियर है? यस सर। बस इतनी सी बात थी। चलें जी आगे बढ़, आगे अगला क्वेश्चन। टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है हमारे पास। सर जी जी, सर ये मैंने पूछा था कि कल हमारे जो स्ट्रिंग के क्वेश्चन होंगे उसमें आपने कल हमें फंक्शन बताए str सारे जितने भी बताए, तो कल हम जब पेपर करेंगे तो हमें वो कॉल कराने पड़ेंगे या फिर हम string.h लिख के नीचे सारे वो उस तरह कॉल कर लें? यूजर डिफाइन हमें करना पड़ेगा या फिर बिल्ट इन कर लें? देखिए दो तरह के प्रोग्राम आ सकते हैं। अगर तो आपको फॉर एग्जांपल कह दिया, मिसाल दे रहा हूँ, जी जी आ नहीं रहा, मिसाल दे रहा हूँ, आपको कोई कह देता है स्ट्रिंग लेंथ का पूरा फंक्शन बनाए, तो फिर जी बिल्ट इन तो नहीं यूज करना, फिर तो बनाना है। सही। लेकिन अगर कोई कहता है कि आपने फॉर एग्जांपल बताएं इसमें कितने कैपिटल कैरेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल,
आपने उसके अंदर कोई लूप चलानी थी, आपने उसके लिए स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन कॉल कर लिया, आपको उसने कह दिया फॉर एग्जांपल, और हमने कल क्या किया था, मैक्सिमम फाइंड आउट करें स्ट्रिंग में से, सॉर्ट करें स्ट्रिंग को, तो उसके अंदर अगर आपने स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग कॉपी ये वो यूज कर रहे हैं, तो वो आप यूज करेंगे, वो आप बिल्ट इन यूज करेंगे। ठीक है, मतलब अगर कहा गया हो कि आप फंक्शन लिखें या फिर बनाएं, उसके बाद जाके आप सब नीचे सॉल्व करें, तब करना होगा। वैसे हम स्ट्रिंग अटैच को कंसीडर करेंगे। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। सर थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो थे, स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा मुझे दोबारा बता दें, ठीक हो किस तरह क्वेश्चन। ठीक हो ठीक। हाँ जी, अब स्ट्रक्चर्स पे आ जाएं जी। स्ट्रक्चर्स का एक कंफर्म सवाल है और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, उसी सवाल को नहीं नहीं, उसी सवाल को क्यों, बस स्ट्रक्चर में मिलता है जुलता क्या? ही है ना। अगर आप समझे तो स्ट्रक्चर में है तो कुछ भी नहीं यार, मतलब पता नहीं क्या बेवकूफ लोग हो भाई। स्ट्रक्चर तो हलवा चीज है ना, मुफ्त के नंबर हैं अगर आप समझे तो। देखिए, मैं आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट कहूंगा तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स बता दूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ फैन कहूंगा उसके एट्रीब्यूट्स बता दूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहें, लैपटॉप कह दो, एसी कह दो, कुर्सी कह दो, चेयर कह दो, कार कह दो, ह्यूमन कह दो, स्टूडेंट कह दो, टीचर कह दो, रूम कह दो, क्लासरूम कह दो, जो चीज मर्जी कह दें, उसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स ही होंगे ना। एक सेकंड ठहरिएगा, एक कॉल आ रही है। yes. जी सर, सॉरी, कॉल आ गई थी जरा। अच्छा जी, देखो, जो भी आपको एट्रीब्यूट बताए जाएंगे वो एट्रीब्यूट या इंटीजर होंगे या करेक्टर एरे होंगे या फ्लोट होंगे, ये तीन चीजें हैं ना, और हमने पढ़ा क्या है, तो उनके मुताबिक आपने उनको इधर डिक्लेयर कर देना। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको इनका रीड का फंक्शन बना दूं, ठीक है जी, अब रीड को जरा समझते हैं। अगर कोई भी इंटीजर हो तो हम उसको कैसे रीड करते हैं, रोल नंबर। ठीक हो गया। अगर मैं कोई स्ट्रिंग रीड करूं तो कैसे रीड करता हूं, एड्रेस एड्रेस। नेम ऑफ 0। ठीक हो गया, ऐसे ही है ना। यस सर। अच्छा, कोई फ्लोट हो तो उसे कैसे रीड करते हैं, सीन। सी इन जीपीए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब जीपीए क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए था, चलो यहाँ लिख देते हैं फ्लोट जीपीए, ये लो। ठीक है, तो ये मैंने रीड कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल तरीके से रीड कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ जी, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक वेरिएबल है, अब जरा सोच के आंसर देना, इसका नाम है 80। ठीक है, अब बताओ मैं 80 को, अब देखो गौर से सोचना, या तो मैंने गेट एस करना है, अब गौर से देखना, एड्रेस ऑफ 80 ऑफ 0 करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अब जरा इसका प्लीज सोच के आंसर देना। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा होता तो कौन सा यूज होगा, ये वाला या ये सीन वाला? सर गेट एस। गेट अच्छा, इसी की बजाय यार अगर मैं इसे इंट कह दूं फिर क्या करोगे? सीन। सीन। सर सीन। अब देखो, ये जो वेरिएबल जो मर्जी है, 80 है या पीटी है, जो भी है, इससे आपको फर्क पड़ता है? आपको ये रीड के फंक्शन के अंदर समझ होनी चाहिए कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या है। एक इंटीजर को कैसे रीड करते हैं, एक फ्लोट को कैसे रीड करते हैं, एक स्ट्रिंग को कैसे रीड करते हैं, ये अगर आपको पता है तो बस चुप करके उसको वैसे कर लें। अच्छा, ये अभी हमने नॉर्मल इंटीजर फ्लोट्स को किया थे। अब हम ये चाहते हैं कि जो मेरी बनाई हुई डेटा टाइप है स्टूडेंट, आगे इसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता होता हूँ निक, एड्रेस लाजमी लगाएं ताकि रेफरेंस बने। निक हो गया, और यहां पर आप लिख दें निक डॉट, फिर लिख दें निक डॉट, सही है, ये देखें, और ये याद रखें एड्रेस ऑपरेटर के बाद निक डॉट नेम है। ठीक है, लो जी, ये आपका फंक्शन बन गया, किसी भी एक स्टूडेंट के डाटा को रीड करने का फंक्शन बन गया। ठीक हो गया जी। अब बड़ा औखा काम है जी, इसी को किया कॉपी, इसको किया मैंने पेस्ट, और यहाँ पे मैंने कह दिया प्रिंट। ठीक है, प्रिंट अंडरस्कोर स्टूडेंट का फंक्शन भी बना देते हैं, इसका नाम भी हम
रीड अंडरस्कोर स्टूडेंट रख देते हैं। ठीक हो गया जी। अब बड़ा औखा काम है जी, प्रिंट करते हुए सीन यूज करते सी आउट। Cout. लो बड़ा ओए होए होए, अल्लाह 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 अल्लाह। लो डन, सही हो गया। सर इसमें कॉपी नहीं बनेगी प्रिंट स्टूडेंट अच्छा जब हम करेंगे? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। किसने पूछा ये? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब ने ये सवाल पूछा। CR इसको 0.25 नंबर दे दो। अच्छा देखो, जब हम प्रिंट Done, कर sir. रहे होते हैं तो हम निक से भी काम चला सकते हैं और कॉपी से भी चला सकते हैं। अगर आप निक नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप यहाँ कॉपी के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, और जब कॉपी बनाते हैं तो उसके साथ फिर वो नहीं आता, एड्रेस ऑपरेटर नहीं आता। और हमें प्रिंट के फंक्शन के अंदर कॉपी ही यूज करना चाहिए, ये बेहतर तरीका है, ये बेहतर तरीका है। निक से भी काम चल जाएगा, कॉपी से भी चल जाएगा, लेकिन रीड में निक होना जरूरी है, क्योंकि निक नेम ओरिजिनल में चेंज करता है और रीड के फंक्शन जो चेंज कर रहा है हम चाहते हैं ना ओरिजिनल चेंज हो। ठीक हो गया जी, डन। Yes. सर एक पैटर्न का करा दे सर। और यार एक सेकंड सब्र किया करो तुम लोग, पता नहीं क्या चीजें हो, कंप्लीट तो होने दिया करो चीज को, बेवकूफ लोगों। ये तो कल कल ना कल परसों तुम्हें कल समझ आएगी कि जिन लोगों ने ये आज की क्लास मिस की है ना और कल की क्लास मिस की है, ये जो मुझे बहका रहे हैं, फिर कहेंगे ओ शिट सर को कराने देना था यार। अब देखिए ये मैंने लूप चलाई 10 एलिमेंट्स की, ठीक हो गया। अब मुझे पता है रीड स्टूडेंट का आपने फंक्शन बनाया हुआ ना यार, तो इसको आप एरे ऑफ इंडेक्स पास कर दें। वो पहले पहले एलिमेंट को रीड कर लेगा, फिर दूसरे एलिमेंट को रीड कर लेगा, फिर तीसरे को रीड कर लेगा, फिर इसी तरह लूप चलाएं और प्रिंट स्टूडेंट का फंक्शन कॉल करना। बड़ा औखा काम था जी। जी देखिए ये कोड तो फिक्स्ड है, ये कोड तो फिक्स्ड है। 10 एलिमेंट्स रीड कैसे करते हैं, 10 एलिमेंट प्रिंट कैसे करते हैं, वो चाहे स्टूडेंट के हो, टीचर के हो, फैन के हो, पेडिस्टल फैन के हो, ट्यूबलाइट के हो, एसी के हो, फ्रिज के हो, किसी भी चीज के हो, वो तो ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे फर्क आएगा, किस चीज में फर्क आएगा? एट्रीब्यूट में। वो रोल नंबर है, उसका जीपीए है, उसकी वेट हाइट्स क्या है, मतलब पंखा है, उसके नंबर ऑफ विंग्स हैं, वट एवर जो भी चीज हम कह लें, तो वो उसके मुताबिक एट्रीब्यूट आ जाएंगे। अब वो एट्रीब्यूट को आपको पता होना चाहिए कि ये इसको मैंने इंटीजर रखना है, इसको मैंने फ्लोट रखना है, या इसको करेक्टर एरे रखना है, दैट इज ऑल। अब देखिए इतने से कोड के 10 नंबर पक्के हैं भाई। सर वो एट्रीब्यूट पेपर में दिए होंगे। ऑब्वियसली दिए होंगे, और क्या, मतलब अपनी मर्जी से थोड़ी Yes, एट्रीब्यूट डिसाइड करने हैं। यस सर। हाँ, ये तुम्हारे ख्वाबों की शहजादी नहीं है जिसके एट्रीब्यूट तुम डिसाइड करोगे। ठीक है, हाँ। यहाँ पे एंड मैन नहीं आएगा? और ये इंट, चल यार तू इंट लिख ले यार, तू इंट लिख के यहाँ पे रिटर्न 0 भी लिख ले, आप खुश है? और एफ फ्लश भी आएगा ना रीड स्टूडेंट के बाद मैन। अच्छा अब आते हैं जी। अच्छा अब इशू क्या आता है कि जब आप एक चीज को याद रखिएगा, ये एक बफर का एक इशू होता है। जब आप इंटीजर्स के बाद स्ट्रिंग या स्ट्रिंग के बाद इंटीजर्स रीड करते हैं तो इशू आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए कमांड होती है एफ फ्लश और उसके अंदर std in हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाली कमांड आप याद रखें। वैसे मतलब ये पेपर के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो आप ये यूं डाल दिया करें, ठीक है। इसके पीछे पूरी साइंस है कि वो एक्चुअली तो नेम के बाद अगर इंटीजर रीड कर रहे हैं तो उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जब कोडिंग कर रहे हो तो आप यूं बीच में ये एक आध दफा फंक्शन कॉल कर लें, जब भी स्ट्रिंग रीड करें और उसके बाद इंटीजर भी आना है तो इन दोनों के दरमियान में किसी जगह आप एफ फ्लैश भी डाल दें, ठीक है। तो वैसे अभी 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 के लिए ये नहीं है, लेकिन जो लोग वाकई प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है जी। अभी ये बंद हो जाएगा, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो फिर मिलते हैं, सवाल सोच लें। बाय बाय।